हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग एकदम बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, आज की वीडियो में हम जितने भी हिंदी मीडियम में लिखने वाले जो बच्चे हैं, जो हिंदी में लिखेंगे अपना डिस्क्रिप्टिव पेपर, उनके लिए हम लेकर आए हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की कुछ इम्पॉर्टेंट लाइनें जो आप लिख सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम पत्र भी लेकर आए हैं। हर एक जो पत्र के टाइप हो सकते हैं, संपादकीय पत्र हैं, औपचारिक है, अनौपचारिक है, हम हर एक में जो हमें लगा कि वो महत्वपूर्ण है, हम उनके एक आपके सामने एग्जाम्पल लेकर आए हैं। कुछ ऐसी लाइंस लेकर आए हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पत्रों में भी जब आप अपना पेपर लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहला टॉपिक है आज की युवा पीढ़ी। तो आपको मैं बता दूं, ये आज की युवा पीढ़ी जो आपको टॉपिक है, ये आप कहीं पर भी, ये जितना भी अब आप पढ़ने वाले हैं, जितना भी मैं आपको समझाने वाली हूँ, ये आप हर उस जगह डाल सकते हैं जहाँ पर जो युवा पीढ़ी है उनका कहीं पर भी उनकी भागीदारी है। कहीं पर भी अगर वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, कहीं पे किसी चीज़ का विकास हो रहा है या युवा पीढ़ी की कुछ ज़रूरतें हैं, आप ये लाइन डाल सकते हैं अपने हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज करके। तो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज के युवा पीढ़ी अपने भविष्य के सुनहरे सपने देखती है और उसे पूरा करने का अथक प्रयत्न भी करती है। वह भौतिकता की अंधी दौड़ में पश्चिमी संस्कृति के अनुकरण पर उतारू है। अगर आपको नेगेटिव में यूज करना हो तो आप नेगेटिव में, यहाँ से नेगेटिव में ही, जैसा मेरे को समझ में आ रहा है इसमें है। और अगर आप नेगेटिव नहीं करना चाहते तो आप इसी को यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं, पॉजिटिव लाइनें ही इस्तेमाल करके। और इसी क्रम में भारतीय संस्कृति से दूर होते चले जा रहे हैं। उसके अंदर महत्वाकांक्षा के पर लगे हुए हैं, इसलिए उसे तेज गति से उड़ने का शौक है। तो अगर आपको पॉजिटिव में ही डालना है तो आप ये बीच का छोड़ सकते हैं। आप ये लाइन आप पॉजिटिव में भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि उसके अंदर महत्वाकांक्षा के पर लगे हुए हैं, इसलिए उसे तेजी के साथ तेज गति से उड़ने का शौक है। यह पीढ़ी आरंभ में ही अपने लक्ष्य का निर्धारण कर लेती है। अपने निर्धारित लक्ष्य के प्रति वह पूरी तरह समर्पित है। इसका प्रमाण है विभिन्न क्षेत्रों में युवाओं द्वारा हासिल की गई उपलब्धियां। यहाँ पर ये स्पेलिंग गलत है। आज के युवा अंतरिक्ष विज्ञान, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, सूचना तकनीक, चिकित्सा विज्ञान, शोध कार्य, मार्केटिंग इत्यादि विभिन्न क्षेत्रों में सफलता के नए नए आयाम स्थापित कर रही है। आप देख रहे हैं ये पॉजिटिव में ही लिखा हुआ है कि आज की युवा पीढ़ी अपने लक्ष्य को पहले ही निर्धारित कर लेती है। उन्होंने इन क्षेत्रों में सफलता के नए आयाम जो हैं वो स्थापित कर लिए हैं। अगर आपको नेगेटिव लिखना हो तो आप लिख सकते हैं कि आज की पीढ़ी कनेक्टेड नहीं है, वो लोगों से दूर हो रही है, वो भारतीय संस्कृति से दूर हो रही है। आज की जो नई पीढ़ी है वो सिर्फ सोशल मीडिया जो है वहां तक ही सीमित है, वो आगे नहीं बढ़ रही है। उसकी सफलता में सरकार की नीतियों तथा वैश्विक व्यवस्था का भी योगदान है। तो आपने यहाँ पर डाल दिया सरकार का जितना भी उनकी भागीदारी है कि उनका योगदान है। इस प्रकार 18वीं शताब्दी का बूढ़ा भारत 21वीं शताब्दी में एक बार पुनः कुछ कर गुजरने की हिम्मत के साथ जवानी के जोश से ओतप्रोत होकर हुंकार भर रहा है। अब आप ये देखिए, ये लाइन है जो आप सिर्फ युवा के संदर्भ में यूज नहीं कर सकते। आप अगर विज्ञान के संदर्भ में आया कि विज्ञान से इतना विकास हो रहा है कि जो 18वीं शताब्दी का बूढ़ा भारत है वो 21वीं शताब्दी में दोबारा से जो है वो उसमें जोश आएगा, यानी उसका दोबारा विकास होगा। आप विज्ञान के संदर्भ में यूज कर सकते हैं, आप तकनीक के संदर्भ में यूज कर सकते हैं, आप सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में यूज कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी लाइन है। तो इस तरीके से आप जब, मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगी कि आप जितने भी बच्चे लिखने वाले हैं डिस्क्रिप्टिव पेपर, आपको आदत डाल लेनी चाहिए कि आप न्यूज़पेपर पढ़ें। आपको कई सारे फायदे होंगे। एक तो आपको ऐसी लाइनें खुद आप चुन पाएंगे अपने लिए जिन्हें आप हर जगह, आप कई सारे विषयों में एक साथ डाल सकते हैं। आपको वहां से डाटा मिल जाएगा जो आप डाल सकते हैं अपने एस्से के अंदर। मोबाइल फोन लाभ और हानि, अगर आपको मोबाइल फोन के ऊपर आता है तो आप क्या लिखेंगे, आप क्या लिख सकते हैं। तो मोबाइल फोन के लिए आप देख सकते हैं, ये मैंने एक लाइन लिखी है जो मुझे अच्छी लगी। विज्ञान के इस युग ने मानव को अनेक उपकरण प्रदान दिए हैं जिनसे उसका जीवन अत्यंत सुविधाजनक तथा आरामदायक हो गया है। तो ये एक ऐसी लाइन है, अगर कभी भी उपकरणों के बारे में कुछ आया, फोन के बारे में कुछ आया या किसी भी उपकरण के बारे में आया तो आप ये लिख सकते हैं।
टेलीफोन के आविष्कार से मानव के बीच की दूरी कम हुई थी, पर अब मोबाइल फ़ोन ने तो और भी कमाल कर दिया है। तो आप ये देख सकते हैं, मैंने इसमें और कुछ नहीं लिखा क्योंकि मोबाइल फ़ोन के लाभ और हानि आप सबको पता है। हमें ध्यान किस चीज़ पर देना है, जब हमारी कॉपी चेक होती है तो हम कोशिश करते हैं कि जो हमारा निबंध है उसका जो इंट्रोडक्शन है यानी जो प्रस्तावना है और जो हमारा उपसंहार है वो थोड़ा सा पॉजिटिव हो और वो थोड़ा अच्छे हमने बहुत अच्छा उसमें कंटेंट लिखा हो, उसकी जो वोकैबुलरी यानी जो हमने शब्दों का चयन किया है वो बहुत अच्छा हो। तो ये जो है ये कुछ इसी टाइप से हैं जिन्हें आप या तो उपसंहार में इस्तेमाल कर सकते हैं या प्रस्तावना में इस्तेमाल कर सकते हैं, और इनसे जो इवेल्युएटर है उनका ध्यान अपनी तरफ जाएगा, हमारी कॉपी की तरफ जाएगा और वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंप्रेस हो जाएंगे। डिजिटल इंडिया, तो डिजिटल इंडिया एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में, चाहे वो पत्र के रूप में, चाहे वो एक प्रेसी के रूप में या इसके रूप में हमें मिल ही जाता है। यदि मोबाइल डिस्कनेक्ट हो जाए, ये एक लाइन है जो प्रधानमंत्री जी यानी नरेंद्र मोदी जी ने कही थी डिजिटल इंडिया के बारे में। तो आप ये उन्हीं का कथन के रूप में कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने सही कहा है या उनका दिया हुआ नारा है, या वो क्या चीज़ सोचते हैं डिजिटल इंडिया का नाम आता है तो उनके दिमाग में क्या एक रूपरेखा बनी हुई है। यदि मोबाइल डिस्कनेक्ट हो जाए, बैटरी खत्म हो जाए तो लोग परेशानी महसूस करते हैं। सरकार दिल्ली में ना हो, राज्यों की राजधानी में ना हो, सरकार हिंदुस्तान के नागरिकों की हथेली में हो। इसका मतलब उन्होंने बता दिया कि अगर हमारा फ़ोन 2 मिनट के लिए डिस्कनेक्ट हो जाए हमें दिक्कत हो जाती है, बैटरी ख़त्म हो जाए तो हमें दिक्कत हो जाती है। तो हम डिजिटल इंडिया से चाहते हैं कि डिजिटल इंडिया का जब भी हम नाम लें, हमें जो हमारी मान लो सरकार है, हमारी सरकार दिल्ली में नहीं है तो हमें दिक्कत है। इन्होंने बोला है कि हम चाहते हैं कि डिजिटल इंडिया से हमारा तात्पर्य ये है कि जो सरकार है वो दिल्ली में ना हो, वो राजधानियों में ना हो, जो सरकार है वो भारत के नागरिकों के हाथ में हो। तो ये डिजिटल इंडिया के ऊपर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। भ्रष्टाचार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं जो आप देख सकते हैं। भ्रष्टाचार आज एक विश्वव्यापी समस्या है। संसार के अनेक देश इस दुर्गंध की गिरफ्त में है। ये आप प्रस्तावना में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप स्टार्टिंग यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इंग्लिश की वीडियो देखेंगे तो आपको उसमें भी मिल जाएगा। मैंने भ्रष्टाचार के बारे में, करप्शन के बारे में उसमें भी समझाया है और उसमें भी काफ़ी अच्छी लाइंस थी। और जितने बच्चे हिंदी में लिखते हैं उन्हें एक फ़ायदा होता है कि हम हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो वो सेंस नहीं आता है, लेकिन जब आप इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करेंगे तो आप कहीं ना कहीं वर्ड्स का सही इस्तेमाल करके आप सेंस बिठा सकते हैं। तो मैं कहूँगी आप ज़रूर देखें, जितने बच्चे हिंदी में लिखने वाले हैं उन्हें बहुत फ़ायदा होगा अगर वो इंग्लिश की वीडियो भी देखेंगे। पहली दृष्टि में ऐसा लगता है कि अभाव की स्थिति के कारण लोग भ्रष्ट आचरण के लिए विवश हो जाते हैं। तो यानी कि हमें सबसे पहले अगर भ्रष्टाचार की बात करें तो लगता है कि कुछ कमी रही होगी, ताकि इसीलिए लोगों ने भ्रष्टाचार को चूज़ किया है और वे नैतिकता को विसर्जित कर निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिन्हें भ्रष्टाचार कहा जा सकता है। तो इन्होंने यही बोला है कि सबसे पहले ऐसा लगता था कि भ्रष्टाचार इसलिए होता है क्योंकि उनके पास कुछ अभाव होगा और इसीलिए वो कुछ अपनी नैतिकता को ख़त्म करते हैं, अपने अंदर जितने भी उनके अंदर अच्छे गुण हैं उनको ख़त्म करते हैं और कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिसे भ्रष्टाचार कहा जा सकता है। तो आप ये देख सकते हैं कि इसको बोलते हैं कि ये एक इन्होंने कथन कहा और इस कथन की मदद से इन्होंने लोगों पे टोंट मारा है और साथ ही साथ इन्होंने भ्रष्टाचार को डिफाइन कर दिया है। तो आप ऐसे लाइनों को इस्तेमाल कर सकते हैं। यह कैसी विडंबना है कि भ्रष्टाचार की जड़ें फिर ये निर्धन है। इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हुई हैं तो प्लीज़ उसको इग्नोर करें, ये नेक्स्ट वीडियो में मैं ठीक कर दूंगी। तो यह कैसी विडंबना है कि भ्रष्टाचार की जड़ें निर्धन अभावग्रस्त लोगों तक ही नहीं बल्कि सत्ताधारियों में भी फैली हुई हैं। तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं उपसंहार में, या फिर जब आप विषय को पूरा विस्तार से आप डिस्क्राइब करेंगे, पूरा आप सेकंड पैराग्राफ बनाएंगे, वहाँ पर जीवन का हर क्षेत्र चाहे वह सरकारी तंत्र से जुड़ा हो या नितांत वैयक्तिक हो आज भ्रष्टाचार के शिकंजे में है। यानी
एक 4th क्लास, एक 4थी डिग्री के पियोन से लेकर एक अपर क्लास, एक अधिकारी तक, वो सभी भ्रष्टाचार में जो है वो पूरे के पूरे उसके शिकंजे में ग्रस्त हैं। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, आतंकवाद। आतंकवाद के बारे में बहुत कुछ है, हम आप इसमें कुछ एग्जाम्पल्स दे सकते हैं आतंकवाद को लेकर। आप ये देख सकते हैं कि आतंकवाद के प्रति जो भारत का रवैया है उससे डील करने का वो कैसे चेंज हुआ, क्योंकि आप जब इस तरीके से एंडिंग करेंगे कि भारत कैसे अब इस चीज़ को किस तरीके से ले रहा है, तो आपका एक पॉजिटिव एंडिंग आएगी, क्योंकि अब भारत ने एक सख्त कदम उठा लिया है इस नीति की तरफ। तो अब हम पढ़ते हैं, आतंकवाद संपूर्ण विश्व के लिए ही नहीं बल्कि भारत के लिए भी मृत्यु सूचक धूमकेतु बनकर प्रकट हुआ है। तो ये एक ऐसी लाइन है जो आप प्रस्तावना में इस्तेमाल कर सकते हैं। और आज देखते ही देखते लाखों रक्त बीज बनकर यह हमारा लहू चाट रहा है। आपको एक और चीज़ मैं बताती हूँ, ये लाइन आप आतंकवाद के लिए ही नहीं यूज़ कर सकते, आप और भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मृत्यु सूचक धूमकेतु जितने भी तेज गति से चलने वाले वाहन हैं, मोटरसाइकिल है, या जो युवा है, युवाओं को अगर हम बहुत कम उम्र में हम मोटरसाइकिल दे देते हैं, बाइक दे देते हैं, तो आप उसमें भी लिख सकते हैं कि पहिए का आविष्कार एक अच्छी चीज़ के लिए हुआ था, यानी मानव के विकास के लिए हुआ था, मानव की उन्नति के लिए हुआ था, लेकिन आज वो मृत्यु सूचक धूमकेतु बनकर प्रकट हो रहा है। मतलब आप इस तरीके से इसको चेंज करके लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं समाचार पत्रों की महत्व। समाचार पत्र है, सूचना आ जाए, इंटरनेट का महत्व आ जाए, ये लाइंस ऐसी होंगी जो मुझे लगता है तीनों में हम यूज़ कर सकते हैं। समाचार पत्र संसार के दर्पण कहे जा सकते हैं। देखिए, समाचार पत्र ना हो, इंटरनेट ना हो, यहाँ सोशल मीडिया हो, आप वहाँ पर लिख सकते हैं। समाचार पत्र आज के जीवन में एक अनिवार्यता बन गया है, यानी एक बिल्कुल अभिन्न अंग बन गया है। समाचार पत्र जनमत के निर्माण का महत्वपूर्ण साधन है, यानी समाचार पत्रों से जो लोग हैं उनके विचारों का निर्माण होता है, उनका एक ओपिनियन बनता है। यह जनता और सरकार के बीच कड़ी का काम करते हैं। ये लोकतंत्र के सजग प्रहरी की भूमिका निभाते हैं, यानी लोकतंत्र के जिसको कहते हैं कि वो ध्यान रखते हैं कि सब चीज़ें ध्यान से चल रही हैं या नहीं, क्योंकि अगर कोई चीज़ नहीं चलती तो ये लोगों का ध्यान उस ओर आकर्षित करने की क्षमता रखते हैं। तो ये आप समाचार पत्रों में लाइन आप ये डाल सकते हैं। दहेज में जलती बेटियां, बदलता परिवेश। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर भी जो हेडलाइन है वो काफ़ी जिसको कह सकते हैं कि थोड़ी प्रोवोकेटिव है, मतलब कि जो इवैल्यूएटर है उसका ध्यान एकदम आकर्षित करेंगी। पर्याप्त दहेज ना मिलने पर जली कटी सुनाना, बद्दुआ देना, झूठा अभियोग लगाना, मिथ्या दोषारोपण करना, कलहपूर्ण वातावरण बनाना, जीवन के प्रतिकूल परिस्थितियों का निर्माण करना तथा वधू को आत्महत्या के लिए प्रेरित करना दहेज का अभिशाप है। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं एनेक्डोट, यानी एक छोटी सी स्टोरी के रूप में। स्टोरी में ज़रूरी नहीं है कि लोग इन्वॉल्व हो, स्टोरी का मतलब है कि कुछ भी एक सिचुएशन को इमेजिन करना कि हाँ ऐसा ऐसा होता है। आप अपने पास से आप एक काल्पनिक पूरी कहानी बना रहे हैं, आपने वो सब चीज़ें डाल दी। दहेज के अभिशाप के कारण ही पुत्री का जन्म अशुभ लक्षण बना। तो दहेज का अभिशाप हुआ, इसीलिए पुत्री का जो जन्म है उसको अशुभ माना गया, संकटों का पहाड़ समझा गया। आज परिस्थितियां बदली है, आज की शिक्षित नारी दहेज के कारण उत्पीड़न पसंद नहीं करती। आप इसमें अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर सबसे पहले आप वीडियो देखिए जहाँ पर मैंने प्रारूप समझा रखे हैं। प्रारूप के बाद मैंने महत्वपूर्ण लाइनें बताई थी, तो उसमें भी एक महिला को लेकर था कि आज की जो नारी है वो धैर्यवान है, वो तेजस्वी है। तो आप वो वाली लाइन भी यहाँ पर डाल सकते हैं। आज वह पति के घर में प्रताड़ना सहने से बेहतर स्वतंत्र रूप से जीवन जीने में विश्वास रखती है। तो ये कुछ लाइन है जो आप, अगर नारी के बारे में आता है, ज़रूरी नहीं है दहेज के बारे में, अगर नारी के बारे में कुछ भी आता है तो आप ये डाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं पत्रों की बारे में, यानी ऐसे पत्र जो मुझे लगे कि काफ़ी ज़रूरी हैं और इनसे ही आप दूसरे पत्रों की लाइनें निकाल सकते हैं। जैसे सबसे पहला पत्र है, अपने प्रधानाचार्य को लिखना है, नई पुस्तकें मंगवाने के लिए विद्यालय के प्रधानाचार्य को अनुरोध। यानी आपको अपने प्रधानाचार्य से अनुरोध करना है कि पुस्तकालय में नई पुस्तकें चाहिए। तो आप देख सकते हैं सभी, ये मैंने सिर्फ पूरी जो विषय है वो लिखा है क्योंकि फॉर्मेट में आपको वीडियो में समझा चुकी हूँ। सविनय निवेदन है कि मैं आपका ध्यान पुस्तकालय में मंगाई जाने वाली पुस्तकों और पत्रिकाओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ।
सबसे पहले आपने एक लाइन में अपना पूरा विषय बताया कि आप पत्र जो लिख रहे हैं वो किस लिए लिख रहे हैं। आपको यह तो ज्ञात ही है कि हमारे विद्यालय के पुस्तकालय में केवल 2 दैनिक समाचार पत्र आते हैं। ये जैसे यहाँ पे मैंने बात की है समाचार पत्रों की, अगर आप समाचार पत्र के बारे में नहीं लिखना चाहते, अगर आप लिखना चाहते हैं नॉर्मल किताबों के बारे में, तो आप इसमें से ये लाइन हटा सकते हैं और अपनी तरफ से कुछ जोड़ सकते हैं। प्रतियोगिता के इस युग में यह आवश्यक है कि विद्यार्थी विश्व की समसामयिक घटनाओं की जानकारी रखे। तो देखिए आप ये डाल सकते हैं कि प्रतियोगिता के युग में जो विद्यार्थी है उसका जो पहुंच है, हर अपने जो विषय पे पूरी पहुंच होनी जरूरी है। तो इसलिए मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं। तो आप इस तरीके से इनके शब्दों का आपको करना क्या है, आपको इनके शब्द उठाने हैं और उनसे एक नया सेंटेंस बनाना है। शब्द यहाँ से आपको मिल जाएंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि प्रतियोगिता के इस युग में। तो अगर आपको अपनी किताबें चाहिए, आपको अपनी जो नॉर्मल किताबें होती हैं आपको वो चाहिए, अपने विषय से रिलेटेड किताबें चाहिए, तो प्रतियोगिता के इस युग में यह आवश्यक है कि विद्यार्थी को अपने विषय की संपूर्ण जानकारी रहे। तो इसलिए आपको इस विषय जिस भी विषय की किताब मंगवानी है आप उस पर आप वही मेंशन कर सकते हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि पुस्तकालय में हमारे स्तर की कुछ साप्ताहिक, पाक्षिक व मासिक हिंदी पत्रिकाएं भी मंगाई जाएं, जिससे हम विद्यार्थी लाभान्वित हो सके। तो आप ये लाइन प्रॉपर लिख सकते हैं कि हमारे स्तर की कुछ विज्ञान की या फिर सामाजिक विज्ञान की किताबें मंगाई जाएं, जिससे हम विद्यार्थी लाभान्वित हो सके। यद्यपि पुस्तकालय में हमारे पाठ्यक्रम के सभी विषयों की पुस्तकें पर्याप्त संख्या में हैं, तथापि हर विषय की ऐसी पुस्तकों का अभाव है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में हमारी सहायता कर सके। तो यहाँ पर आ गया है कि हमारे विषय की सब कुछ है, लेकिन अगर कंपटीशन का एग्जाम हमें देना है तो उनका अभाव है। मुझे आशापूर्ण विश्वास है कि आप शीघ्र ही पुस्तकालय में हिंदी पत्रिकाएं और नई पुस्तकें मंगवाने की व्यवस्था करेंगे। अगर आपको टॉप क्वेश्चन, अगर आपको लेटर लिखना हो, आपको पत्र लिखना हो कि जो टॉयलेट्स हैं वो उनकी बहुत गंदी हालत है, तो आप स्टार्टिंग में आप लिख सकते हैं कि हमारे स्कूल में आपको अपने विद्यालय के शौचालयों का तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, क्योंकि ये तो आपका मैं आपका ध्यान बस ये वाला टॉपिक आपका चेंज होगा, आपको यहाँ प्रॉब्लम मेंशन करनी है। लास्ट में आपको सेम यही रखना है। मुझे आशापूर्ण विश्वास है कि आप शीघ्र से शीघ्र इस समस्या को सॉल्व करने के लिए, यानी इस समस्या को हल करने में आप प्रॉपर स्टेप्स लेंगे, आप प्रॉपर जितने भी आप ले सकते हैं आप वो उठाएंगे। तो आप इस तरीके से वर्ड्स यहाँ से उठाएं, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि आप पूरा रट कर नहीं जा सकते हैं, आप लर्न करके नहीं जा सकते हैं। आपको सिर्फ दिमाग में कुछ वर्ड्स बिठाने हैं जिनसे आप नया सेंटेंस बना सकते हो। आर्थिक सहायता हेतु, अगर आपको अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है आर्थिक सहायता की वजह से, आप अपने घर में आप इसमें बहुत कुछ लिख सकते हैं। जैसे आपके पिताजी जो हैं, आप एक संयुक्त परिवार में रहते हैं, आपके पिताजी इकलौते कमाई करने का जो साधन है आपके पिताजी का है, और एक 6-7 जनों का परिवार है, तो आप ये सब चीज़ें डाल सकते हैं। बाकी हम इस पर एक बार पढ़ते हैं कि मैंने क्या क्या पॉइंट्स इसमें लिखे हैं। सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय, एक चीज़ और यहाँ पे रोक के जो मैं बताना चाहूँगी, जब भी कुछ ऐसा टॉपिक आता है कि आपको विद्यालय से कुछ चीज़ चाहिए, अगर जैसे कुछ भी फाइनेंशियली यानी कुछ पैसे या आपको अपनी फीस माफ़ी की लिखनी है, तो वहाँ कोशिश करें, आपको एक चीज़ ज़रूर डालनी है, आपको अपनी जितनी भी आपने उपलब्धियाँ हासिल की हैं स्कूल के लिए, आपको वो ज़रूर डालनी चाहिए। कि जैसे आप लिख सकते हैं कि जिले में आपने टॉप किया था 10वीं में, या आपके परसेंटेज बहुत अच्छी आई हुई है, तो आप देख सकते हैं मैं आपके विद्यालय की 10वीं कक्षा की छात्रा हूँ। विगत दिनों में मेरे पूज्य पिताजी का स्वर्गवास हो जाने से घर की आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ गई है। ये एक इन्होंने कंडीशन बनाई। और जब भी आपके पास ऐसा लेटर आएगा, आपको अपने आप से कुछ चीज़ें मतलब काल्पनिक तौर पे आपको लिखनी होंगी। ये बात मैं आपको पहले बता दूं। मेरी माताजी सारा दिन कड़ी मेहनत करके परिवार के 7 सदस्यों की किसी प्रकार उदरपूर्ति कर रही हैं। वस्त्र तथा अन्य वस्तुओं के लिए भी बहुत कठिनाई उठानी पड़ती है। ऐसी स्थिति में मेरे माताजी के लिए मेरी पढ़ाई का व्यय भार उठाना नितांत असंभव है, जबकि मेरे मन में पढ़ाई की तीव्र अभिलाषा है। मैं अब तक सभी कक्षाओं में सदैव अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होती रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने अपनी उपलब्धियाँ बतानी शुरू कर दी।
सभी गुरुजन तथा सहपाठी मेरे आचरण से प्रसन्न है। मैं खेलों तथा वाद विवाद प्रतियोगिताओं में भी सक्रिय रूप से भाग लेती हूँ। अतः आपसे करबद्ध प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे विद्यालय की ओर से आर्थिक सहायता दिलाएं, जिससे मेरी पढ़ाई अविच्छिन्न रूप से चल सके। आशा है आप मेरी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर मेरी प्रार्थना को अवश्य ही स्वीकार करेंगी। तो ये पूरा का पूरा मैंने बॉडी लिखी है। आप इसमें भी पैराग्राफ बना सकते हैं। पैराग्राफ का मतलब ये नहीं है कि आपको 3-4 पैराग्राफ बनाने हैं। नॉर्मली आप जहाँ आपने पत्र लिखना शुरू किया है उसके बाद आप एक लाइन छोड़ के आप लिख सकते हैं दूसरा पैराग्राफ बनाने के लिए, और वहीं पे आप एंड कर सकते हैं। अगर आप एक साथ भी लिखते हैं तो उस पर नंबर नहीं करते हैं, आप एक साथ भी पूरा लिख सकते हैं। अगर आप पैराग्राफ नहीं बनाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं पुलिस गश्त बढ़ाने हेतु। देखिए अब आपका आ गया है अनौपचारिक, ये इससे पहले भी अनौपचारिक पत्र थे लेकिन वो औपचारिक पत्र थे लेकिन वो प्रार्थना पत्र थे जो आप अपने प्रधानाचार्य को लिखते थे। ये कुछ न किसी संस्था, किसी न किसी अधिकारी को लिखे जाने वाले पत्र हैं। जैसे गत एक सप्ताह से यमुना विहार क्षेत्र में अपराधों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई है। यह आपने थानाध्यक्ष को लिखा है मान लीजिए, तो आपकी ये पूरा बॉडी रहेगी। यहाँ आए दिन चोरियां होती हैं। अभी 2 दिन पहले ही यहाँ से 5 कारों और 2 स्कूटर की चोरी हुई है। कई घर लूटे जा चुके हैं। इतना ही नहीं बल्कि राह चलती औरतों और लड़कियों को भी सताया जाता है। जो भी उन्हें बचाने के लिए आता है उसके साथ मारपीट की जाती है। इन हालत में हमारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। तो अपनी प्रॉब्लम को पूरा आपको विस्तार पूर्वक बताना है। अतः आपसे प्रार्थना है कि आप इस कॉलोनी के निवासियों के लिए पर्याप्त सुरक्षा का प्रबंध करें और साथ ही विशेष पुलिस गश्त की भी व्यवस्था करें। ये यहीं पर आएगा। आशा है कि यानी आपने पहले अपनी पूरी जो समस्या है उसका विस्तार किया, फिर आप चाहते क्या हैं आपने ये बताया, उसके बाद आप अपना पत्र एंड कर देंगे एक उम्मीद के साथ। आशा है कि आप हमारी प्रार्थना की ओर ध्यान देंगे और इस दिशा में शीघ्र ही कोई ठोस कदम उठाएंगे। धन्यवाद। भवदीय या जो भी आपको लिखना हो आपका, वो आपको मैंने प्रॉपर प्रारूप में समझा दिया था। तो ये है जो आपका आप लिख सकते हैं। आप यहीं से लाइन उठा सकते हैं अगर पुलिस गश्त बढ़ाने के अलावा कोई और टॉपिक आता है तो। दीवारों पर नारे लिखने और पोस्टर चिपकने से गंदगी हेतु संपादक को पत्र। देखिए प्रारूप वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था, इसमें हर एक टाइप का जो लेटर है, जो पत्र है, वो हम कर चुके हैं। ये प्रार्थना पत्र था, ये भी प्रार्थना पत्र था, ये औपचारिक पत्र था जो आपने थानाध्यक्ष को लिखा है, ये संपादकीय पत्र है। मैं आपके पत्र के द्वारा संबंधित अधिकारियों का ध्यान, अगर आपको ये नहीं लिखना है आप वही लाइन लिख सकते हैं जो प्रारूप में मैंने आपको बताई थी। मैं आपके पत्र के द्वारा संबंधित अधिकारियों का ध्यान चुनाव के दिनों में शहर को कुरूप करने और नागरिकों का जीवन कष्टों से भर देने वाली समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। तो जब भी संपादकीय पत्र आप लिखेंगे, आपको मैं बता दूं कि टोटल वो 3 पैराग्राफ में ही डिवाइड होता है। सबसे पहले पैराग्राफ में आप विषय ही बताते हैं, अगले में पूरा विस्तार करेंगे कि दिक्कतें क्या क्या हो रही हैं। जैसे चुनाव में विभिन्न दलों के कार्यकर्ता अपने अपने दलों और प्रत्याशियों के पोस्टर, घोषणाएं, नारे आदि यत्र तत्र चिपका देते हैं। तो चुनाव के टाइम पे जो प्रत्याशी होते हैं और दल होते हैं, उनके जो लोग हैं वो कहीं भी पोस्टर चिपका देते हैं। प्रचार करना उनका अधिकार है, पर वे घरों की दीवारों, संकेत पटों, यानी जहाँ से आपको संकेत मिलता है, आपको डायरेक्शन भी पता लग सकती है या आप कहीं पे कुछ संकेत लिखा होता है, विद्यालयों की दीवारों आदि पर भी पोस्टर चिपका देते हैं। नगर के मार्गदर्शक मानचित्रों की उपयोगिता ही समाप्त हो जाती है। भाई जितने मार्गदर्शक मानचित्र हैं, मैप हैं, जिनको हम यूज करके, जिनको हम इस्तेमाल करके कहीं जाते हैं, उनकी पूरी जो उपयोगिता है वो समाप्त हो जाती है, क्योंकि उन पर रंग बिरंगे पोस्टर चिपके होते हैं। गली सड़क के नाम बताने वाले बोर्ड भी छिप जाते हैं। इससे नवागंतुकों को भी भारी कठिनाई होती है। चुनाव में ये दोबारा रिपीट हो गया है, तो ये मैटर है जो आप लिख सकते हैं। उसके बाद कि इसके लिए प्रॉपर आप कदम उठाने की कोशिश करें। या फिर कदम, ये तो संपादक को पत्र था तो वो कदम नहीं उठाएंगे कि आप
इस समस्या को उचित स्थान दें अपने समाचार पत्रों में, ताकि जनसाधारण और जो संबंधित अधिकारी हैं उनका ध्यान इस समस्या की तरफ आकर्षित कर सकें। तो ये था मैटर। इसके अलावा हम बात करते हैं औपचारिक पत्र। अगर एक अनौपचारिक पत्र लिखना है आपको अपने भाई को कि पढ़ाई के अतिरिक्त जो दूसरी गतिविधियां होती हैं उनमें भी उसको प्रोत्साहित करें, तो आप कैसे लिख सकते हैं? तो सबसे पहले जब आप अनौपचारिक पत्र लिखते हैं तो आपको जब आप जिनको पत्र लिख रहे हैं आपको उन्हें ग्रीटिंग्स देनी होती हैं, यानी आपको थोड़ा सा उन्हें वेलकम करना होता है। हम लोग यहाँ पर स्वस्थ हैं तथा प्रसन्नता पूर्वक जीवन यापन कर रहे हैं। मैंने सुना छात्रावास में मनोयोग पूर्वक अध्ययन कर रहे हो। तो अगर आप अपने भाई को लेटर लिख रहे हो कि आपको पढ़ाई के अलावा दूसरी गतिविधियों में भी पार्ट लेना चाहिए, तो ये कॉमन सी चीज़ है कि या तो वो छात्रावास यानी हॉस्टल में रह रहे हैं या फिर वो स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आप पत्र के माध्यम से बता रहे हो यानी वो दूर रह रहे हैं। तो सबसे जो सिंपल चीज़ मुझे लगी कि वो छात्रावास में रहते हैं, इसलिए मैंने ये चीज़ लिख दी कि मनोयोग पूर्वक अध्ययन कर रहे हो, परंतु मुझे ज्ञात हुआ है कि तुम्हें पढ़ाई के साथ साथ चलने वाली अतिरिक्त गतिविधियों यथा खेलकूद, वाद विवाद प्रतियोगिता, विद्यालय व छात्रावास में चलने वाली रचनात्मक क्रियाकलापों में अभिरुचि नहीं है, कि तुम्हारा जो रुचि है वो इन सब चीज़ों में नहीं है। इनसे तुम सदैव बचने का प्रयत्न करते हो, यह अच्छी बात नहीं है। तो सबसे पहले आपने बताया कि दिक्कत क्या है, यानी आपका जो विषय आपने प्रॉपर उसके बारे में बता दिया। बंधु, अगर तुम्हें शरीर और मन से पूरी तरह स्वस्थ रहना हो तो केवल पढ़ाई ही नहीं, अन्य शिक्षणेतर गतिविधियों में भाग लेना उतना ही आवश्यक है। इन कार्यों से बुद्धि का विकास होता है और तथा अनेक प्रकार की व्यवहारिक बातों का ज्ञान मिलता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि भविष्य में तुम मेरी सलाह पर अमल करोगे। शेष शुभ। इसके बाद आपका ये था एक अनौपचारिक पत्र। मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप जितने भी आपको प्रैक्टिस करनी है, आप लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। आपको जितने भी इम्पोर्टेंट ऐसे हैं और पत्र हैं जो टॉपिक हम समझते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और आप जितना हो सके लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। न्यूज़पेपर पढ़िए, क्योंकि वहाँ से आपको ऐसी लाइंस मिलेंगी जो आप एक से ज़्यादा विषयों में यूज़ कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।